कॉपी निकाल लीजिए, आपका जो लिखवाया जा रहा था उसके आगे लिखवाया जाए। देखिए, जो अगला क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका लिखवाया गया था मैंने आपका कल, और अपराध के की परिभाषा और आवश्यक तत्व। ये क्वेश्चन आपका बिहार में पूछा जा चुका है एक बार, और एसेंशियल एलिमेंट ही आपका पूछ सकता है। परिभाषा अगर पूछता है तो परिभाषा दो तीन विद्वानों की दीजिएगा, और जो कानूनी परिभाषाएं दी गई हैं आपका आईपीसी में और सीआरपीसी में, उसको जरूर लिखिएगा। और वह वह परिभाषाएं हम कल लिखवाए भी थे कि आईपीसी की धारा 40 में अपराध को स्पष्ट किया गया है, जबकि आपका सीआरपीसी की धारा 2N में अपराध को परिभाषित किया गया है, और वो परिभाषाएं दोनों हम लिखवाए थे आपको। अगला ये क्वेश्चन बनाइए, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। दुराशय का सिद्धांत, हेडिंग डालिए। दुराशय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए। हेडिंग डाल लीजिए, दुराशय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए। जो दूसरा क्वेश्चन इस पर बनता है वह ये बनता है कि आपराधिक मन स्थिति या दुराशय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसके अपवादों का उल्लेख करिए। तो अगर एक्सेप्शन या अपवाद पूछे, मैं फिर बता दूं, तब दुराशय के सिद्धांत को थोड़ा कम कर दीजिएगा, और जो अपवाद हम लिखवा चुके हैं अलग से, आप जो लोग नहीं आए उनको नोट्स मिलेगा भाई, मैंने जो लोग नहीं लिखे उनको नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, जितना लिखवाया गया है उसमें न, वही बता रहे हैं अभी। दुराशय के अपवाद बताइए। अपवाद का मतलब ये हुआ कि किन किन अपराधों के लिए मेंसरिया या आपराधिक आशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। उसको हम लिखवा चुके हैं उस क्वेश्चन को लिखवाए हैं कठोर दायित्व का अपराध या मेंसरिया के अपवाद, यानी कि जिन अपराधों में आशय आवश्यक नहीं है। 5 अपराध कम से कम याद रखिए, उसी की व्याख्या करनी रहती है। पहला बाइगेमी या दुर्विवाह, दूसरा किडनैपिंग या व्यापहरण, तीसरा पब्लिक न्यूसेंस, चौथा आपका प्राइवेट लाइबिल यानी कि व्यक्तिगत अपलेख, और पांचवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना। जब आप व्याख्या करेंगे अपवादों की, तो इन्हीं 5 शब्दों की व्याख्या मैं लिखवाया भी हूँ सेक्शन ऐड करते हुए, और उसी की व्याख्या करेंगे, तो अपवाद अलग से लिखवाया नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है इसमें कि भारत में दुराशय का सिद्धांत कहाँ तक लागू है, इसकी व्याख्या करिए। तो इसको तो लिखवाएंगे अभी। आपका भारत में दुराशय के सिद्धांत पर कम से कम 2 केस आप जरूर डालिएगा आपका, और कुछ विद्वानों का कोटेशन, वह 2 केस आपका रहेगा एमएच जॉर्ज का और दूसरा नाथू लाल का, यानी कि 2 केस इसमें याद रखना है। तो आइए शुरुआत किया जाए दुराशय के सिद्धांत। लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके उत्तर लिखिए। तो इसमें देखिए एक और बात बता दिया जाए तब लिखवा जाए भाई। इसमें जो क्वेश्चन आपका बना है वह आपका एक दो और मॉडल से बने हैं भाई, वो भी बताना जरूरी है। वह मॉडल जो बने हैं क्वेश्चन, वह 4-5 लाइन लिख देगा, यानी कि 4-5 लाइन आपका वाक्य लिख देता है, और ये कहता है कि इसकी व्याख्या करिए। जैसे कि लिख दिया कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाएगा जब तक कि इसे अपवर्जित न किया गया हो, इसकी व्याख्या करिए।
या दूसरा मॉडल दे सकता है आपका कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसीमेंसिट्रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दंडित नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो। इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए या इसकी व्याख्या करिए। तो जो भी दुराशय पर पूछे, जो लिखवाया जा रहा है दुराशय का सिद्धांत, तो वहीं लिखना है। अंत में हम 5 अपवाद एक एक लाइन लिखवा देंगे, अलग से उसकी व्याख्या मैं लिखवा चुका हूँ। यानी कि मॉडल भी चेंज करता रहता है। बिहार है कि आपका सीधे क्वेश्चन नहीं बना रहा है, उसी क्वेश्चन को क्या कर रहा है, घुमा दे रहा है। और घुमा दे रहा है तो जैसे कि आपका घुमाया था पिछली बार जे में सीपीसी में, भाई धारा 10 लिखना है कि 11 लिखना है, उसके लिए 8-10 लाइन दिया था। अब जब 8-10 लाइन का क्वेश्चन हो तो आपको उसका सार समझना पड़ेगा। यानी कि मुख्य रूप से ये अटैक कहाँ करना चाहता है, तो उसमें ये नियम था कि अगर ये आपको लगे कि ये कहता है कि अगर एक वाद चल रहा है और दूसरा वाद दायर किया जाता है तो सेक्शन 10 लिखेंगे, और एक वाद में निर्णय आ चुका है और तब दूसरा वाद दायर किया जाता है तो सेक्शन सीपीसी का 11। अब 10 लाइन देगा तो उसका सार आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन बने हैं, इसमें शक नहीं, आईएएस में भी बना है। क्योंकि आईएएस में भी जो लॉ का पेपर है आपका, उसमें भी आईपीसी इत्यादि है, उधर भी आपका क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए भाई, उत्तर लिखिए। अब दुराशय शब्द को भारतीय दंड संहिता में स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है। दुराशय शब्द को भारतीय दंड संहिता में स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तथा उस कार्य के परिणाम की पूर्व कल्पना किए रहता है, उस कार्य के परिणाम की पूर्व कल्पना किए रहता है, तब कहा जाता है कि उसका आशय उस कार्य को करने का था। तब कहा जाता है कि उसका आशय उस कार्य को करने का था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रारंभिक स्थिति में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। प्रारंभिक स्थिति में किसी व्यक्ति के दायित्व का निर्धारण, प्रारंभिक स्थिति में किसी व्यक्ति के दायित्व का निर्धारण उसके आशय पर निर्भर नहीं होता था।
उसके आशय पर निर्भर नहीं होता था। उस समय कठोर दायित्व का सिद्धांत अपनाया जाता था। उस समय कठोर दायित्व का सिद्धांत अपनाया जाता था तथा यह माना जाता था कि तथा यह माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है, यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उस अपराध को करने का उसका इरादा होगा, तो उस अपराध को करने का उसका इरादा होगा। इसी लाइन में लिखिएगा, समाज के विकास के साथ साथ समाज के विकास के साथ साथ यह सूक्ति माने मैक्सिम, यह सूक्ति लागू की जाने लगी कि यह सूक्ति लागू की जाने लगी कि सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कामा की के बाद आपका नीचे कामा दे दीजिएगा और ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कामा के बाद लिखना है कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता, मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका आशय न हो, जब तक कि उस कार्य को करने का उसका आशय न हो। इसको इंग्लिश में भी मैक्सिम को लिखना पड़ेगा, लिखिए इंग्लिश में भाई, एक्टस, इंग्लिश में लिख लीजिएगा एक्टस, ACTUS, एक्टस नॉन NON नॉन फैसिट FACIT एक्टस नॉन फैसिट रियम REUM एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी NISI नाइसी मेंस सिट रिया REA। इस मैक्सिम को जरूर लिखिएगा लिखते समय, मैं फिर बता दूं भाई, इंग्लिश में लिख लीजिए, आप पढ़े भी होंगे LLB स्तर में भी खूब, एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंसिट रिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अतः अपराध के दो तत्व होते हैं, अतः अपराध के दो तत्व होते हैं। फर्स्ट लिख लीजिएगा आपराधिक कार्य यानी कि एक्टस रिया, फर्स्ट में लिखिए, अतः अपराध के दो तत्व होते हैं, फर्स्ट में लिखिएगा एक्टस रिया, हिंदी में आपराधिक कार्य,
और सेकंड लिखिए मेंसरिया यानी कि आपराधिक आशय। सेकंड में लिखिए आपराधिक आशय। हेडिंग डालिए इंग्लैंड तथा दुराशय का सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिएगा मोटी में थोड़ा, इंग्लैंड तथा दुराशय का सिद्धांत। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इंग्लैंड से शुरू करना है। लिखिए इंग्लैंड के कॉमन लॉ के तहत, इंग्लैंड के कॉमन लॉ के तहत, देखिए कॉमन लॉ समझा दिया जाए आपका। इंग्लैंड में पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपका इंग्लैंड में दो प्रकार की विधियां हैं। एक कॉमन लॉ कहा जाता है यानी कि साधारण विधि या सामान्य विधि। तो जो विधि आपका परंपरा या ट्रेडिशन, कस्टम या प्रथा या यूजेज यानी कि रूढ़ि या कन्वेंशन या अभिसमय पर आधारित है उसे कॉमन लॉ या रूढ़िगत विधि या परंपरागत विधि कहते हैं। तो ये कानून संसद ने नहीं बनाया बल्कि परंपराओं के आधार पर क्या होता है, चलता रहता है। एक कानून ऐसा है जिसे कि वहाँ की संसद ने एक्टेड किया है यानी कि वहाँ की संसद ने निर्माण किया है, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ या सांविधिक विधि या अधिनियमित विधि। तो इंग्लैंड के जो न्यायालय थे ये जो दुराशय का सिद्धांत है सर्वप्रथम लागू किए थे और कॉमन लॉ में लागू किए थे, यानी कि जो परंपरागत वहाँ की क्या था कानून। तत् लिखिए इसमें वाक्य बोलिए तो एक बार और वाक्य बोल। हाँ, इंग्लैंड के कॉमन लॉ के तहत यह सिद्धांत न्यायालयों ने लागू किया था। लागू किया था पैराग्राफ चेंज करके एक दो केस का सहारा लिया जाता है। केस लिखिए आर वर्सेज अलाडे। आर वर्सेज अलाडे। आर वर्सेज अलाडे का केस है 1837 का, यानी कि 1837 का ये केस है इंग्लैंड का। और जस्टिस है अरविंजर, जस्टिस अरविंजर, जस्टिस अरविंजर। लिखिए प्रस्तुत मामले में, वहीं दो दो लाइन लिखना है। प्रस्तुत मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तुत मामले में यह निर्णय दिया गया कि यह सुक्ति माने मैक्सिम, यह सुक्ति माने मैक्सिम होता है। यह सुक्ति की कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है, यह सुक्ति की कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है जब तक कि उसका मन अपराधी न हो, जब तक कि उसका मन
अपराधी न हो, कामा देकर लिखिएगा, आंग्ल विधि से भी पुरानी है, आंग्ल विधि से भी पुरानी है। प्री में भी एक क्वेश्चन बनता है केस, आर बनाम अलाडे का, यही कोटेशन दे देता है और प्री में भी ये चांस रहता है बनने का कि आंग्ल विधि से भी ये मैक्सिम पुरानी है। किस केस में कहा गया? तो आर बनाम अलाडे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अधिनियमित विधि के तहत दुराशय के सिद्धांत पर, अधिनियमित विधि के तहत दुराशय के सिद्धांत पर सर्वप्रथम विचार आर वर्सेज प्रिंस, आर बनाम प्रिंस, इसका साइटेशन लिखिए, 1875 का ये केस है, 1875 का केस है। कुल जज 17 थे, पोस्ट में लिखा जाता है, पोस्ट में आगे लिख लीजिए। कुल जज 17 थे, 16 एक से निर्णय आया, यानी कि 16 पक्ष में थे और एक जज क्या था? विरोध में। 16 एक से निर्णय आया। मुख्य न्यायाधीश ब्लैक बर्न थे, ब्लैक बर्न शॉर्टकट में लिखा जाता है, मुख्य न्यायाधीश ब्लैक बर्न, पोस्ट बंद कर दीजिए, इतना लिख के पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दो ही केस महत्वपूर्ण है 3 इंग्लैंड में, अब आपका टाल्सन का और एक प्रिंस का, एक और हम लिखवाएंगे क्योंकि कम से कम 4 या 5 केस तो आपको डालना ही पड़ेगा दुराशय पर। तो एक आपका लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रस्तुत मामले में, प्रस्तुत मामले में अभियुक्त प्रिंस पर, अभियुक्त प्रिंस पर ऑफेंसेज अगेंस्ट पर्सन एक्ट, कानून का नाम है, ऑफेंसेज अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861, 1861, ऑफेंसेज अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 की धारा 55 का आरोप था, की धारा 55, की धारा 55 का आरोप था। एक लड़की जिसका नाम एनी फिलिप्स था, एक लड़की जिसका नाम एनी फिलिप्स था, जो 14 वर्ष की थी, एक लड़की जिसका नाम एनी फिलिप्स था जो 14 वर्ष की थी, उसका अभियुक्त ने व्यपहरण किया था, उसका अभियुक्त ने व्यपहरण किया था तथा यह बचाव ले रहा था कि, तथा यह बचाव ले रहा था कि लड़की ने सहमति दी थी, लड़की ने सहमति दी थी तथा देखने में वह 16 वर्ष से ऊपर की दिखती थी, तथा देखने में
वह 16 वर्ष की ऊपर की लगती थी, लिखिएगा, या दिखती थी, एक ही हुआ। देखने में वह 16 वर्ष से ऊपर की दिखती थी। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, तथ्य हो गया। न्यायालय ने अभियुक्त प्रिंस को दंडित किया। न्यायालय ने अभियुक्त प्रिंस को दंडित किया तथा अपराधों को 2 वर्गों में बांटा। तथा अपराधों को 2 वर्गों में बांटा। फर्स्ट लिखिए, सामान्य दायित्व के अपराध तथा अपराधों को 2 वर्गों में बांटा। फर्स्ट लिखिए, सामान्य दायित्व के अपराध, जिनमें, इसी लाइन में एक लाइन लिख लीजिए, जिनमें दुराशय न होने पर अभियुक्त बचाव का हकदार होगा। जिनमें दुराशय न होने पर अभियुक्त बचाव का हकदार होगा। माने यहाँ मैक्सिम लागू होगी सामान्य दायित्व के अपराधों में। सेकंड लिखिए, कठोर दायित्व के अपराध, कठोर दायित्व के अपराध दुराशय के बिना भी अभियुक्त दंडित होगा। माने आशय का मतलब कोई नहीं है। कठोर दायित्व के अपराध, इसमें आगे लिखिएगा, दुराशय के बिना भी अभियुक्त दंडित होगा। एक लाइन और इसी में जोड़ लीजिए, तथा व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग तथा व्यपहरण इसी श्रेणी में आता है। तथा व्यपहरण इसी श्रेणी में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि किडनैपिंग एक ऐसा अपराध है जहाँ की आप सद्भावना पूर्वक भी कार्य करते हैं तो आप बचाव के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि आपके आशय हो या न हो, आप हर हाल में दंड के क्या होंगे, भागी। और भारत में आपका, मैंने जोड़ लीजिए कम से कम जानकारी के लिए, भारत में आपका जो आईपीसी के सेक्शन अप्लाई होंगे 359, 360 और 361। और किडनैपिंग ऐसा भारत में भी अपराध है जिसमें कि आशय की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक्टस रिया के आधार पर व्यक्ति क्या होगा, दंडित। मेंस रिया का कोई मतलब। और यही बात कहाँ की गई, आर बनाम प्रिंस के बाद में। अगला केस लिखिए, क्वीन बनाम टाल्सन। क्वीन बनाम टाल्सन का केस लिखिए, 1889। 1889 लिखिए, कुल जजों की संख्या कोष्ट में लिखिएगा 14 थी, 14। कुल जज इसमें आपका 14 थे। 9-5 से निर्णय आया, यानी कि 9-5 से निर्णय आया, बीच में पड़ी पाई दे दिया जाता है 9-5, यानी कि 9 पक्ष में थे और 5 क्या थे, जज इसके निर्णय के विरोध में। जैसे कि आपका संविधान पढ़ते हैं वहाँ भी गोल आपका सज्जन सिंह से देखिए 3 पक्ष में थे, 2 विपक्ष में। फिर गोलकनाथ का केस संविधान में आया तो उसमें 6 पक्ष में थे और 5 क्या थे, विरोध में। फिर लास्ट के केशवानंद भारती का केस आया, उसमें आपका
7 पक्ष में और 6 किस में, विरोध में, विपक्ष में निर्णय दिए। आपका उसी प्रकार यहाँ भी क्वीन बनाम टाल्सन के बाद में 14 जजों की पीठ बनी थी, जिसमें 9 जजों ने टाल्सन के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन 5 ने क्या किया, विरोध। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रस्तुत मामले में श्रीमती टाल्सन पर दुर्विवाह का आरोप था। दुर्विवाह का आरोप था। उसने 7 वर्ष के अंदर ही उसने 7 वर्ष के अंदर ही 7 वर्ष के अंदर इसको नहीं, इसको सटीक भाषा में लिखवाना पड़ेगा ना। वाक्य बोलिए तो एक बार। अपने पूर्व विवाह के कायम रहते हुए अपने पूर्व विवाह के कायम रहते हुए पति की अनुपस्थिति में पति की अनुपस्थिति में विवाह किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उसे एक दिन के कारावास की सजा दी। अधीनस्थ न्यायालय ने, निचले न्यायालय ने, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय ने उसे 1 दिन के कारावास का दंड दिया, जबकि अपील में क्वीन बेंच डिवीजन ने क्वीन बेंच डिवीजन ने, QBD लिखा जाता है शॉर्टकट में, क्वीन बेंच डिवीजन ने उसे दोष मुक्त कर दिया। उसे दोष मुक्त कर दिया तथा यह कहा कि अभियुक्त ने यह सद्भावना पूर्वक विश्वास किया था। अभियुक्त ने यह सद्भावना पूर्वक विश्वास किया था कि उसका पति मर गया है, कि उसका पति मर गया है। एक केस और इंग्लैंड में लिखना है आपका, जो पूछा भी जाता है प्री में भी। अगला केस लिखिए, सिराज बनाम डी रूटिजन। सिराज वर्सेज डी रूटजन। सिराज बनाम डी रूटजन। लिखिए, आपका ये केस है 1895 का, 1895 का केस है।
क्वीन बेंच का है, क्वीबी लिखा जाता है। सिराज बनाम डी रूटजन, ये केस है आपका 1895 का, क्वीन बेंच का है, क्वीबी लिखा जाता है। मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस राइट। हाँ, मिलता नहीं है जल्दी। जिस हाँ, विल देख लेंगे हम, एक बार खोजेंगे फिर हम तब बताएंगे भाई, ऐसे कैसे बता दें जब नहीं। देख खोजेंगे हम, मिलेगा तो वहाँ ऐड करवा देंगे कल। आगे लिखिए भाई, सिराज बनाम डी रूटजन। लिखिए, प्रस्तुत मामले में एक शराब विक्रेता पर यह आरोप लगाया गया था कि एक शराब विक्रेता पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने उसने एक पुलिस वाले को शराब बेची थी। एक पुलिस वाले को शराब बेची थी जब पुलिस वाला ड्यूटी पर था। पुलिस वाले को शराब बेचा था जब पुलिस वाला ड्यूटी पर था। मैंने जब आपका काम कर रहा था, ऑन ड्यूटी था, ऑफ ड्यूटी नहीं। इसी लाइन में लिखे, पुलिस वाला वर्दी धारण नहीं किया था, यानी कि सादे ड्रेस में था। पुलिस वाला वर्दी धारण नहीं किया था। अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया। अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया क्योंकि उसने समुचित आधारों पर क्योंकि उसने समुचित आधारों पर यह विश्वास किया था कि पुलिस वाला ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस वाला ड्यूटी पर नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, न्यायाधीश राइट ने यह कथन किया कि, वही कोटेशन प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, जस्टिस राइट ने यह कथन किया कि प्रत्येक अधिनियम में मनः स्थिति माने दुराशय, प्रत्येक अधिनियम में मनः स्थिति अंतर्निहित है। अंतर्निहित माने वेस्टेड है, समाहित है, अंतर्निहित है, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। इस प्रकार आपका दुराशय का सिद्धांत भी आपका समाप्त हुआ इंग्लैंड में। हेडिंग डालिए अब अगला हेडिंग, भारत में दुराशय का सिद्धांत।
भाई भारत में पूछे स्पेशली तब लिखिएगा, और नहीं तो हल्का सा भारत में लिख कर क्या करना है, 5-6 लाइन निकल जाना है, माने 10 लाइन। भारत में दुराशय का सिद्धांत, ये हेडिंग है, लिखिए। इंग्लैंड के कॉमन लॉ का दुराशय का सिद्धांत, इंग्लैंड के कॉमन लॉ का मेंसरिया यानी कि दुराशय का सिद्धांत भारत में लागू होता है कि नहीं, भारत में लागू होता है कि नहीं, इस विषय पर, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद हैं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद हैं। प्रोफेसर केनी, प्रोफेसर केनी, कामा दीजिए रतनलाल, तथा मेन का मानना है कि मेन, ममेक मंत्रा मेन, तथा मेन का मानना है कि भारत में दुराशय के सिद्धांत का, भारत में दुराशय के सिद्धांत का कोई पृथक महत्व नहीं है, कोई पृथक महत्व नहीं है, क्योंकि क्योंकि अपराध की परिभाषाओं में ही, क्योंकि अपराध की परिभाषाओं में ही दुराशय को इंगित करने वाले शब्दों का, दुराशय को इंगित करने वाले शब्दों का समावेश, समावेश एक आवश्यक तत्व के रूप में कर दिया गया है, एक आवश्यक तत्व के रूप में कर, चोरी के अपराध में बेईमानी का आशय, माने इन विद्वानों का तर्क है कि अलग से कोई महत्व नहीं। जैसे चोरी के 5 आवश्यक तत्व हैं, आपका संपत्ति का चल संपत्ति होना, संपत्ति किसी के पोजेशन या कब्जे में होना, कब्जे से बाहर ले जाना, कब्जेधारी की सम्मति या रजामंदी के बिना, और जो दुराशय को इंडिकेट शब्द कर रहा है, डिसऑनेस्टली इंटेंशन यानी कि बेईमानी का क्या आशय। अतः अलग से कोई महत्व नहीं है। जब तक बेईमानी का इरादा न हो, किसी व्यक्ति को चोरी के लिए क्या दंडित किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता। लेकिन एक विद्वान है, पैराग्राफ चेंज करिए, लेकिन विद्वान आरसी निगम का मानना है कि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा क्योंकि अब नियम चेंज होगा। लेकिन विद्वान आरसी निगम का मानना है कि, ये आपका एमपी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका प्री में भी, और
आपका एमपी एडीपीओ में एक बार क्वेश्चन आया कि कौन सा ऐसा विद्वान है जो ये मानता है कि भारत में भी दुराशय का सिद्धांत लागू है। 4 विद्वानों का नाम दिया था, तो उसमें आपका आरसी निगम है। कौन विद्वान है? आरसी निगम। लिखिए इसमें वाक्य, बोलिए एक बार फिर। हाँ, लेकिन विद्वान आरसी निगम का मानना है कि भारत में दुराशय का सिद्धांत लागू होता है। भारत में दुराशय का सिद्धांत लागू होता है तथा भारतीय दंड संहिता में इसे 2 तरीके से लागू किया गया है तथा भारतीय दंड संहिता में इसे 2 तरीके से लागू किया गया है। फर्स्ट लिखिए नकारात्मक और सेकंड लिखिए सकारात्मक। फर्स्ट में लिखिए नकारात्मक, सेकंड में सकारात्मक। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। धारा 76 से लेकर 106 तक में धारा 76 से लेकर 106 तक में इस सिद्धांत को नकारात्मक रूप से मान्यता दी गई है। इस सिद्धांत को नकारात्मक रूप से मान्यता दी गई है। इसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। इसमें मतलब 76 से 106। इसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जहां आपराधिक आशय न होने के कारण आपराधिक आशय न होने के कारण व्यक्ति को क्षम्य किया गया है। व्यक्ति को क्षम्य किया गया है। इसे सकारात्मक रूप से भी लागू किया गया है। इसे सकारात्मक रूप से लागू किया गया है जिसके तहत अपराध की परिभाषाओं में ही वही आरसी निगम, जिसके तहत अपराध की परिभाषाओं में ही दुराशय को दर्शाने वाले शब्दों का उल्लेख कर दिया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। केस 2 केस लिखने हैं लास्ट में। पहला लिखिए भारत में महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज। महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज
AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1965 यानी कि 1965 सुप्रीम कोर्ट। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम जब तक, अधिनियम माने एक्ट हुआ, अधिनियम जब तक स्पष्ट या विवक्षित रूप से, अधिनियम जब तक स्पष्ट या विवक्षित रूप से एक अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में, एक अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में मनः स्थिति को अस्वीकार न कर दे, मनः स्थिति को, मनः स्थिति को अस्वीकार न कर दे, अभियुक्त को किसी अपराध के लिए, अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाना चाहिए, अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाना चाहिए। पूर्ण दायित्व की परिकल्पना, खड़ी पाई देकर लिखिएगा फुल स्टॉप देने के बाद, पूर्ण दायित्व की परिकल्पना शीघ्र ही नहीं बना लेनी चाहिए, शीघ्र ही नहीं बना लेनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इसी में, इस निर्णय के विरोध में, नहीं इस मामले में, विरोध न लिखिए भाई, फिर एक बार चेंज देखिए, इस मामले में जस्टिस सुब्बा राव ने, इस मामले में जस्टिस सुब्बा राव ने अपना निर्णय अल्पमत में दिया, यानी कि ऊपर वाली लाइन का विरोध किया इन्होंने, अल्पमत में दिया। अब आपका नियम भी यही है, सामाजिक नियम, कि जब आप अल्पमत में रहते हैं तो हो हल्ला करते हैं, और जब आप बहुमत में आते हैं तो आप भी वही काम करते हैं। जैसे कि आपका देख ही रहे हैं समाज कितना निकृष्ट हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, और अपराध दर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और कानून का भय ही जैसे लोगों के मन और दिमाग से क्या हुआ है, निकल गया है। तो जो सत्ता विरोध में रहता है वही काम विरोध में विरोध करेगा, और जब सत्ता में आ जाता है तो उसी बात का वह क्या करता है, सपोर्ट। जैसे कि अखिलेश जी के समय जितने कांड हुए, भाजपा वाले खूब विरोध किए, तो अखिलेश जी और मायावती जी का भी कार्य था कि यही तो मौका है, इस मौके का क्या उठाते लाभ, लेकिन शांति से पड़े बैठे हैं। भाई आप आंदोलन करिए, सुस्त पड़ जाएंगे तो क्या जनता आपका साथ देगी? यही तो मौका है जो जनता को आपका
भाजपा के खिलाफ ये लोग क्या करते, हथियार बनाते और दिखाते कि देखिए कानून व्यवस्था राज्य में क्या हो गई है ध्वस्त। पूरे प्रदेश में हड़ताल करते, दो चार लाठी खाते, तब तो अगली बार सरकार बनेगी। और मैं हमारी बुआ बेचारी तो एकदम से बुआ बन गई हैं। बबुआ तो थोड़ा सक्रिय भी हैं, यानी कि बिहारी भाषा में बहुआ सक्रिय हैं और बुआ जी क्या है, निष्क्रिय है। अब ये है कि भाजपा वाले इतना उनको डरवा दिए हैं कि जो ये काला धन अरबों रखी हो, एक बार ईडी का रेट पड़वा देंगे तुम्हारे आवास पर, और कुत्ता सीबीआई वाला कुत्ता छोड़ देंगे तो औकात में आ जाओगी और कहाँ जाओगी, जेल। इसलिए शांति से रहो। और देखिए आपका मायावती जी को भी चाहिए कि जाकर और जो कांड हो रहे हैं कम से कम क्या करें, विरोध करें, आंदोलन करें। तभी है कि इनकी लगभग राजनीति खत्म है। इनकी राजनीति की जगह जो ये रावण है यानी कि चंद्रशेखर, वो लेता जा रहा है। अब ये है कि अगर उसका मिसयूज पार्टियों ने कर लिया तब तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और खुद के बल पर अगर वो चाहें तो आगे बढ़ सकता है, माने अगर खुद के बल पर। लेकिन जैसे ही गठबंधन करेगा वैसे ही वो भी आपका हश्र वहीं होगा, आपका बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन आपका पैठ बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखिए आपका तो नियम यह है कि जब आप अल्पमत में थे, यानी कि जब आपको, माने जब आपने अल्पमत में फैसला दिया और जब मौका मिलते ही उस अल्पमत को किस में बदला जाता है, बहुमत में, तो अल्पमत में माइनॉरिटी में फैसला किस जज ने दिया था, सुब्बा राव ने। और 1 साल बाद मुख्य न्यायमूर्ति बन गए, और जब मामला आया तो इस सिद्धांत को पलट दिए और केस आया नाथूलाल बनाम आपका मध्य प्रदेश राज्य। लिखिए अगला केस, वही जो अल्पमत में था बहुमत में कराना है। लिखिए नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट। AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस, मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बा राव, मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बा राव। अब CJI बन गए थे। अब आपका लिखिए प्रस्तुत मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि, मेन सिद्धांत ही लिखना है, प्रस्तुत मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि भारत में दुराशय का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। भारत में दुराशय का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। इसी लाइन में लिखिएगा दुराशय को अपराध का आवश्यक तत्व, दुराशय को अपराध का आवश्यक तत्व तब तक माना जाए, दुराशय को अपराध का आवश्यक तत्व तब तक माना जाए जब तक कि कोई कानून स्पष्ट शब्दों द्वारा स्पष्ट शब्दों द्वारा अथवा उसमें निहित भावार्थ द्वारा, अथवा उसमें निहित भावार्थ द्वारा
इस आवश्यक तत्व को इस आवश्यक तत्व को स्वीकार करने से इनकार न कर दे। इस आवश्यक तत्व को स्वीकार करने से इनकार न कर दे। इस प्रकार आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, हमें लगता है 4-5 पेज हुआ होगा। अब इसमें शॉर्ट कट करना है तो आपका थोड़ा बहुत केस वो छोड़ दीजिएगा, लेकिन 3-4 केस जरूर लिखना पड़ेगा। एक आपका आर बनाम प्रिंस का, क्वीन बनाम टाल्सन का, एम.एच. जॉर्ज का, और चौथा आपका नाथूलाल का। भाई कुछ न लिखिए, अगर आपको ज़्यादा लगे तो और केस छोड़ दीजिए। और कितना केस केवल लिखिए? 4। 2 आपका इंग्लैंड का केस और 2 किसका? भारत। अगर ज़्यादा हो तो कुछ आप अपने मन से भी त्याग सकते हैं, ये नहीं कि जो लिखवा दिया गया वो अच्छा रसा हो गया। आप अपने वहाँ जैसा स्थिति वैसा कार्य किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लास्ट में, 5 विद्वान थे और उनके गुरुजी ने बताया था कि भागते भूत की लंगोटी भली। यानी कि अगर सब कुछ जा रहा है तो जो मिल जाए वहीं क्या करना? पकड़ लेना। एक आदमी डूब रहा था। अब पांचों विद्वान अपना दिमाग लगाने लगे, हुआ कि क्या किया जाए। तो ये कहे कि गुरु ने तो कहा था कि भागते भूत की लगोटी लंगोटी भली, यानी कि सभी कुछ जा रहा है तो जो थोड़ा बहुत मिल जाए उसी को बचा लिया जाए। तो पांचों ने उसका सिर ही काट लिया। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जो बताएं उसको थोड़ा व्यवहार में भी लागू करिए। ये नहीं कि गुरु ने बता दिया तो उसी शब्दशः नहीं, उसका भावार्थ भी निकाला जाता है। ये नहीं कि मैं लिखवा दिया हूँ तो पूरा पोथी पतरा। अगर समय कम हो तो केवल कितना आपके देंगे? 4। भाई ज़्यादा नहीं।